नमस्कार, बिग टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। अदाकारी से पहचान बनाना, लोगों के दिलों पर छा जाना और अपना एक मुकाम बनाना, ये सब आसान नहीं होता, लेकिन कैसे मेहनत से इसे पाया जाता है, जानेंगे आज। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलीम जैदी, यानी सबके चहेते टिल्लू। धारावाहिक भाभी जी घर पर हैं के जरिए दर्शकों की आंख का तारा बन गए सलीम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। फिर भी बताना चाहेंगे कि आप रामपुर से आते हैं, लेकिन छोटे शहर से इस बुलंदी तक का सफर कैसा रहा, जानते हैं उनकी जुबानी। सबसे पहले बहुत वेलकम है, स्वागत है आपका सलीम साहब हमारे शो में, और जानेंगे आपके इस लंबे सफर के बारे में आपसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपसे सबसे पहला सवाल यही कि 2013 में आप मुंबई आए, सफर की शुरुआत की, और अब एक ऐसे मुकाम पर हैं कि हर गली हर मोहल्ले में आपको जाना जाता है। टिल्लू एक पहचान बन गया। अगर हम टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो कैसा महसूस करते हैं आप, और ये सफर कैसा रहा? बहुत ही खूबसूरत सफर रहा है, और मैं ऊपर वाले के लिए जितने भी सजदे करूं कम है। ये सिर्फ उस रब्बुल आलमीन की अता है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, और मेरे वालिदैन, मेरे भाई, मेरी बहनों का प्यार है, और मेरी शिद्दत से जो मैंने की है मेहनत, उसका मुझे ये फल मिला है जो आज लोगों के दिलों में बसता हूँ मैं। जी जी। लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक छोटे से शहर से आए और मुंबई में आकर, जाहिर है कि शुरुआत में किसी को भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है, और जितना की जानकारी है कि आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं है, आपके परिवार से भी ऐसा कोई नहीं है, आप अकेले यहाँ तक आए, और जिस तरीके से आपने रेडियो से लेकर, अगर मैं बात करूँ, फिल्में आपने की, टीवी सीरियल्स आप कर रहे हैं, तो ये जो सफर था, आपकी जो जर्नी थी, ये कैसी रही? यहाँ पर नाज़रीन बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब हम रामपुर में थे तो पता नहीं था कि हम ज़िंदगी में कुछ कर पाएँगे। बस क्रिकेट का शौक़ था, और वालिद साहब हमारे टीचर थे। जी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा साथ दिया है मेरा, ख़ास तौर से मेरा। बाकी भाइयों के लिए तो वो बहुत ही सख्त थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सभी काबिल बने। हम्म। लेकिन उन्होंने जब मेरे अंदर देखा कि ये बच्चा थोड़ा-सा कुछ हटकर सोच रखता है, हम्म। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, तो उन्होंने कहा, बेटा क्रिकेट खेलो। तो हम क्रिकेट खेलने लगे। जी। जब क्रिकेट खेलते-खेलते नॉर्थ ज़ोन तक पहुँच गए, वहाँ पर हमें कामयाबी नहीं मिली, तो फिर हमने सोचा अब क्या करें? तो बड़े भाई अदिल ज़ैदी दिल्ली में थे, हम्म। उन्होंने हमें बुलाया, मास कॉम कराया, थिएटर कराया, और हम्म। बस थिएटर में जो तालियाँ ऐसी बजीं, जो हमारे दिल में जगह कर गईं, फिर हमने सोचा कि हमें थिएटर ही करना है। हम्म। इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ नवीन गुप्ता सर का, दानिश इकबाल सर का, और के कोहली सर का, जिन्होंने मुझे थिएटर में मौका दिया, और बब्बू दादा, सिद्धार्थ भाई, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे थिएटर में मौका दिया, और मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, जी। जिसके ज़रिए मुझे दिलीप शंकर सर मिले। जब मैं साहिल लुधियानवी में हरकिशन का किरदार कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया, और भाग मिल्खा भाग फ़िल्म के लिए कास्ट किया। और वहीं से आपने जैसा बताया 2013 मैं जी। मुंबई आ गया था। ये फ़िल्म जब रिलीज़ हुई, बस लोगों के दिलों पे बस मोहब्बत और प्यार से जगह बनाते चले गए। बिल्कुल, और जगह खास जो किरदार है आपका टिल्लू, और इसमें अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि अब तक आपको आपकी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो मिल सकी है नहीं, क्योंकि लोगों का प्यार तो आपको बहुत मिल रहा है, लेकिन वो जो तनख्वाह जो अभी भी अटकी हुई है, वो आपको मिली या नहीं? कसम खा के कह रही हूँ, सिर्फ प्यार ही प्यार मिल रहा है। वो भोतनी का कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी मेरी तनख्वाह नहीं दे रही है। नाज़रीन सच बता रही जी। हूँ, एक बार मेरे हद पे चढ़ गया तो मैं इसको रामपुर ले जाऊंगा, और रामपुरी चाकू इसके गुर्दों में घुसेड़ के तनख्वाह निकाल लूंगा। बहुत तपा बैठा हूँ मैं, उसका तो जिक्र करो मत। लेकिन इस जिक्र के बिना मुझे लगता है कि आपसे बात कंप्लीट हो, ऐसा हो नहीं सकता। और रामपुर का क्योंकि आपने जिक्र किया है, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगी कि छोटी जगह है, आप वहां के नए यूथ के लिए, या जिस तरीके से जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? क्योंकि सब्र की बहुत जरूरत है इस फील्ड में, बिना सब्र के शायद कोई मुकाम मिलता नहीं। बिल्कुल सही, यहाँ पर आई एग्री विद यू नाज़रीन। जैसा आपने कहा कि सब्र बहुत ज़रूरी है। अल्लाह महा साबरीन, ईश्वर, रब, खुदा उन लोगों के साथ होता है जो सब्र के साथ होते हैं। नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल ना देखें, अपनी सूरत ना देखें, अपनी सीरत को बेहतर बनाएँ, अपने किरदार को बेहतर बनाएँ। अगर आप किसी भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसका पूरा इल्म हासिल करें, और हम्म। शिद्दत से हासिल करें। जब उस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड हो जाए, तब अपने आप को मार्केट में पेश करें, इंशाल्लाह नतीजा अच्छा ही निकलेगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने आप को पहचानिए, हम्म। शिद्दत से मेहनत कीजिए, माँ-बाप की खिदमत कीजिए, ऊपर वाले का ज़िक्र कीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी।
देखिए, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन कुछ खास होना या कुछ नायाब होना ये भी एक एक्टर को खास बना देता है। आपकी अगर मैं बात करूं, और जिस टीवी सीरियल में आप काम कर रहे हैं, टिल्लू का आपका जो किरदार है, आपने इससे पहले भी कई बार जिक्र किया है कि बहुत ज्यादा इसमें आपको मूवमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन आप अपनी आवाज के साथ जो खेलते हैं, या यूं कहूं कि बॉलीवुड का जो गाना है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, तो टिल्लू की आवाज भी एक खास पहचान बन गई है। तो इस आवाज के पीछे का क्या मोटिव रहा? ये आवाज आपको कैसे ऐसा आइडिया आया कि ऐसी होनी चाहिए, या इसके पीछे भी किसी का हाथ है? जी, बिल्कुल हाथ है। यहाँ पर मेरा ये मानना है कि जिसने भी आपका साथ दिया है, उसका ज़िक्र ज़रूर करें। जी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ शशांक बाली सर का। दरअसल उनका कहना ये था कि सलीम, इंडस्ट्री में बहुत से आर्टिस्ट आए हैं, जो नौकर का किरदार निभा चुके हैं। हीरो नंबर 1 में गोविंदा ने किरदार निभाया था, और भी बहुत सी फ़िल्में हैं और पाकिस्तानी सीरियल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बोले, सलीम, अगर नौकर का किरदार तुम चाहते हो कि लोगों के दिलों में जगह बनाए, तो कुछ हटकर होना चाहिए। जी। क्योंकि इंडस्ट्री में जिन-जिन लोगों ने कुछ हटकर किया है, उन्हीं को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इज़्ज़त दी है और प्यार किया है। तो मैंने कहा, सर मैं क्या करूँ? तो बोले, कुछ अपनी आवाज़ पे खेलो, क्या मतलब मॉडिफ़ाई कर सकते हो, कुछ अलग तरीके की आवाज़ निकाल सकते हो। तो मैंने बहुत सी आवाज़ें निकाली उनके जी। सामने। जी। तो फिर आखिर में ये वाली आवाज़ निकली, वो इस तरह से निकली थी, सर कितनी आवाज़ें निकाल चुका हूँ मैं, आवाज़ें निकालते-निकालते थक गया हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, मेरा दिमाग भिन्नौट हो रहा है, कुछ तो बताओ क्या करूँ? बोले, बस यही पकड़ लो। हम्म। उन्होंने कहा कि सलीम, इस आवाज़ को पकड़ लो, और जब भी तुम अपने सेट के सामने जाओगे, तो वहाँ पर ना बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ना तुम्हें हँसना है, जी। सिर्फ़ तुम्हें गुर्दे छीलने हैं टिल्लू की आवाज़ में। तो उस टाइम तो बड़ा अजीब लगा था जी। नाज़नीन कि यार, हम इतने थिएटर आर्टिस्ट, और मास कॉम में पढ़ा कि बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल अदा करती है। सर कह रहे हैं कि हिलो मत, ऐसे डायलॉग बोलो। फिर मैंने कहा ठीक है, करते हैं। भई उनको पता नहीं क्या दिखा होगा। जी। और जब ये पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ था, लोगों को जब पसंद आया और टिल्लू की आवाज़ की लोगों ने तारीफ़ करी, तब मैंने सर को जाके सलाम किया। मैंने कहा, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आज टिल्लू लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। क्योंकि आपने फिल्मों में काम किया और टेलीविजन में काम कर रहे हैं, दोनों की अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, कितना अलग-अलग आप महसूस करते हैं, या क्या डिफरेंस आपने अपने नजरिए से देखा है? मैंने बिल्कुल डिफरेंस नहीं देखा। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा ये मानना है कि जो अगर कलाकार होगा, वो अपने किरदार को फ़ोकस करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये चीज़ बड़े पर्दे पर आएगी या छोटे पर्दे पर आएगी। जी। वो अपना 100% देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑडियंस चाहे टीवी की हो, चाहे बड़े पर्दे की हो, कहीं न कहीं वो एक ही ऑडियंस है। और आज के दौर में तो आप देख रहे हैं कि बड़े-बड़े कलाकार टीवी पे काम कर रहे हैं। जी। अमिताभ सर की बात करें, सलमान सर की बात करें, और भी, और आजकल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, हर कोई छोटे से मोबाइल में या टीवी में देखना पसंद कर रहा है, क्योंकि आज की ऑडियंस जो है, टैलेंट को सलाम करती है। बड़ी-बड़ी फ़िल्में फ्लॉप हो रही हैं, और वहीं आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी को लोग पसंद कर रहे हैं, जी। नवाज़ुद्दीन को पसंद कर रहे हैं, सलीम रैदी को पसंद कर रहे हैं। तो ये रीज़न है कि आज की ऑडियंस जो है, वो टैलेंट को सलाम करती है, ना कि बॉडी बिल्डर या फिर हैंडसम लुकिंग बॉयज़ को पसंद करती है। कुछ वक्त पहले आपने जैसा जिक्र किया कि टैलेंट को सलाम करते हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले जो बात आई थी कि जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या जिनके परिवार की अगर हम बात करें, एक बैकग्राउंड है लंबा चौड़ा, जिस तरीके से बाइकॉट बॉलीवुड की बात चली थी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर कहना चाहता हूँ नाज़नीन कि ये माना कि जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मौका तो मिल जाता है। जी। जी। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ उस ईश्वर के, उस रब के, उस अल्लाह के, कुर्बान जाऊँ कि उसने टैलेंट से रिलेटेड कोई समझौता नहीं रखा। उसने कहा कि तुम एक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो, मौका तो मिल जाएगा। जी। अगर टैलेंट नहीं हुआ तो ज़्यादा दिन टिक ना पाओगे। और अगर आप ज़मीन से आते हैं और अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो यही ऑडियंस आपको सर आँखों पर रखती है। नवाज़ुद्दीन को देखिए, पंकज त्रिपाठी को देखिए, नसीरुद्दीन शाह ने कितनी मेहनत करी है। जी। तो ये टैलेंट था जो सर चढ़कर बोला। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, इंसान को पहचानना चाहिए अपने टैलेंट को, टैलेंट के ज़रिए आगे बढ़ेगा तो कामयाब होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हम जी। इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो ही कामयाब होंगे। बिल्कुल, आपका एक एक्टर के तौर पर जो टैलेंट है वो तो देखा ही है, चाहे वो फिल्मों में हो या फिर रेडियो पर भी हमने आपकी आवाज़ का जादू, जिस तरीके से आपने शुरुआत वहाँ से की। लेकिन एक और टैलेंट है आपके अंदर, शायरी का टैलेंट। तो उस पर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ी रोशनी डालें, कुछ हमें ऐसा सुनाएं, बताएं अपने बारे में जो दर्शकों को अब तक नहीं पता। दरअसल यहाँ पर नाज़रीन क्या है कि लोगों को लगता है कि मैं शायरी करता हूँ, लेकिन जो शायरी का जो मेरा जो रहता, मैं कोई शायर नहीं हूँ, जी। लेकिन मैं मदह मौला करता हूँ। जैसे कि हज़रत अली, दुनिया जानती है, बहुत बहादुर थे, और
इस्लाम को उन्होंने एक पहचान दिलवाने में एक अहम किरदार निभाया है। जी। जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा थे उनके साथ जुड़े रहे हैं। तो बस उनकी मोहब्बत है दिल में, अली की मोहब्बत है जो थोड़े बहुत दूसरों के अशार सुन कर अपने ज़हन में आए हैं। और अपना लिखा हुआ तो जो है वो मुख्तसर सा है, वो ये है कि ये अपने लिखे हुए अशार पेश कर रहा हूँ जी, जी, ज़रूर। कि ए आसमां, मतलब आसमानों की बुलंदी ने किया मुझको सलाम, आसमानों की बुलंदी ने किया मुझको सलाम, जब भी रखी है जबी खाकी शिफा पर मैंने, अब तो जन्नत पे है वाजिब मुझे लेने आए, जिंदगी कर दी बसर फर्श अज़ा पर मैंने। बहुत खूब। तो ये जो शायरी है, इस तरह की शायरी मैं करता हूँ। जी। और अगर दुनिया की बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक शेर मैंने कहा था कि जा घूमा दुनिया की आखिरी हद तक, जा घूमा दुनिया की आखिरी हद तक, मुझ जैसा कोई मिले तो मिलवाना जरूर। बिल्कुल आप जैसा तो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किरदारों को अलग अलग तरीके से जिया है और कोई भी एक्टर जो होता है वो किरदार को जीता है। आपने कहा कि शायरी आप नहीं करते, लेकिन मिमिक्री का टैलेंट आप में जरूर है और हमने कई इंटरव्यूज में देखा भी है। और हम चाहेंगे कि कुछ खास जो हो अलग, जो अब तक छुपा था, वो आप हमारे दर्शकों के लिए सामने लेकर आए। हाँ, आप टिल्लू मैं का भी मिमिक्री अंदाज से बदल बहुत सकते हैं, अगर आप चाहें तो टिल्लू का ही अंदाज बदल दीजिए। मान लीजिए कि रामपुर ले जाने में देरी है अभी तिवारी जी को, लेकिन अगर कोई और किरदार सैलरी मांगेगा तो कैसे मांगेगा? सपोज आप बताएं, राजकुमार मांगेगा या देवानंद या ऋतिक रोशन, किसके जरिए तनख्वाह मांगी जाए? आप चलो ये करते हैं। देवानंद साहब के जरिए मांग लीजिए। पहले मैं सोच रहा हूँ देवानंद के जरिए, राजकुमार कैसे मांगी, जरा चलिए उनकी आवाज में दम था। जैसा आप ठीक समझे। जी जी। जी, राजकुमार अपने मनमोहन तिवारी के सामने खड़े हैं और राजकुमार उनके नौकर हैं सपोज, तो वो कैसे कहेंगे? ना तलवार की धार से और ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ पाक परवरदिगार से। रही बात मनमोहन तिवारी तुम्हारी, तो तुम एक नंबर की भिखारी हो। अगर तुमने हमारी 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी तो हम तुम्हारे गुर्दे छील देंगे। तुम जानते नहीं हम हिंदुस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी नहीं। हम पीठ दिखाकर कभी नहीं भागते, कभी नहीं भागते, कभी नहीं। बहुत सही। लेकिन अगर अब अंदाज को थोड़ा बदल दें तो फिर जैसा कि आप ने कहा कि ऋतिक अगर मांगेंगे सैलरी या फिर देव साहब अगर सैलरी मांगेंगे तो क्या अंदाज होगा? देवानंद साहब की एक चीज याद आ रही है, शायद मैंने आज तक किसी चैनल पे सुना है नहीं। जी जी। उनका डायलॉग याद आ रहा है, वो मैं कोशिश करता हूँ। जी जी। जो उसमें टिल्लू भी शामिल हो जाएगा। देखिए देवानंद साहब की इस शहर के जमा दिलों को जिसने अपनी खूबसूरती से दीवाना बना रखा है, कोई बता सकता है कला की वो मशहूर पुराजारन मिस शाइंदा भाभी कहाँ रहती हैं? जी बंदा मामूली सा गाइड है, नाम राजू है, काम जनता की सेवा है। जनता भी वो जो सैर सपाटे के साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाने का शौक रखती हो। सेवा कहते हुए उनकी आंख बन जाता हूँ और अपने दिल से नजारों को रंगीन बना बनाकर उनके सामने हाजिर करता रहता हूँ। हो सकता है इससे सच में झूठ और झूठ में सच शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जमाना ही मिलावट का है। बिना मिलावट के तो घी भी खुशबू नहीं देता, तो फिर आदमी का कहना ही क्या। जितनी मिलावट होगी उतना ही खास होगा। खैर खुलासा यह है कि मैं मनमोहन तिवारी की खिदमत में कहना चाहता हूं कि अगर तुमने मेरी तनख्वाह नहीं दी तो मैं तुम्हारे गुर्दे पकड़कर लटक जाऊंगा। अच्छा चलिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी जो पंच लाइन होती है, खासकर गुर्दे छील दूंगा, सैलरी नहीं मिलने से जुड़ी हुई बातें, ये सारी जो राइटिंग है, इस राइटिंग में क्या खासियत छुपी हुई है? क्योंकि इस तरीके की राइटिंग हमने पहले कभी टीवी सीरियल्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके की राइटिंग नहीं देखी गई। तो ये जो राइटर्स हैं, इसके पीछे जो सोच है, ये जो कंटेंट है, ये किस तरीके से सोचने में आया? ये इसका पूरा क्रेडिट हमारे राइटर मनु संतोषी सर को जाता है। और बेहतरीन वो राइटर हैं और इंसान तो हैं ही, बहुत ही प्यारे, बहुत ही लाजवाब इंसान हैं। तो उनका लिखा हुआ ये जब नाटक आया, स्क्रिप्ट आई, तो उसमें कुछ अलग अलग तरीके के लाइंस मिली। और यकीन मानिएगा जब हमने पहली बार रीडिंग करी तो तभी हमारा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। जी तभी मन में आवाज़ आ गई थी लोगों को बहुत पसंद आएगा, चाहे वो सही पकड़े हों या जी। आई लाइक इट हो
या फिर गुर्दे छील दूंगा, या घुइयां के खेत में, जी। या फिर झाकरकटी का नाला, जो भी अल्फाज थे वो लोगों के दिलों में बसते चले गए। इसके पीछे पूरा सलाम है, क्रेडिट है, हम्म। जो दिया जाएगा वो मनोज संतोषी जी को दिया जाएगा। देखिए, घुइयां के खेत में आपने कहा, ये घुइयां के पराठे तक तो ठीक था, लेकिन कई बार डायलॉग्स में घुइयां की खीर भी शामिल होती है, तो क्या आपने वाकई कभी उसे चखा है? ऐसी कोई डिश है? घुइयां की खीर तो अभी तक नहीं मिली, घुइयां की सब्जी जरूर मिली है। जी। और वो बस वो घुइयां की खीर इस्तेमाल होता है, वो राइटर हम्म। की सोच है जो पेश की जाती है। नहीं, लेकिन अगर ऐसे में कोई कुकरी शो इसे ट्राई करे तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने चखा है उस डिश को, क्या लगता है घुइयां की खीर कितनी टेस्टी हो सकती है? कसम खा के कह रही हूँ, टिल्लू तो यही कहना चाहेगा, एक बार घुइयां की खीर हाथ से तो लग जाए, उसके भी गुर्दे छील देंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि काम आप करते हैं, और काम का जाहिर सी बात है कि कोरोना के इस पूरे लॉकडाउन में अगर हम बात करें, जिस तरीके से काम पर भी असर दिखा, और उसके बाद फैमिली को भी टाइम देना, ये सब कुछ कैसे मैनेज किया आप? आ, यहाँ पर जिसका जितना वक्त था उसको देते चले गए। जी। और बड़ा ही प्यार से हमने, मतलब ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से अपने बना रखा है। वो कहते हैं ना कि टाइम टेबल, जी। अगर जिसको टाइम टेबल की नॉलेज होती है, वो हर किसी को जितना वक़्त देना चाहिए उतना देगा। मैं इबादत से भी कभी दूर नहीं रहा। जी। मैं शूट पर भी जाता हूँ तो काम भी बड़ी शिद्दत से करता हूँ, या फिर जब घर पे आता हूँ तो अपनी शरीक-ए-हयात के साथ को भी उनके साथ भी अच्छे से वक़्त गुज़ारता हूँ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने बहुत ही प्यारे खूबसूरत तरीके से टाइम को बाँट रखा है। मैं अभी तक कहीं नहीं उलझा कि मैं अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या अपने काम को नहीं दे पा रहा हूँ। मैं इबादत भी उसी तरह से करता हूँ जैसे काम करता हूँ। आप भी मानते हैं कि कोरोना का असर जिस तरीके से अलग अलग कामों पर पड़ा, इस इंडस्ट्री पर भी उसका असर दिखा है? इस बीच में कई जगह देखा गया शूट रुका, कभी लोगों को परेशानी हुई, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास काम नहीं है, तो इस परेशानी के बीच में कैसे आपने इन चीजों को देखा, समझा, या फिर कोई मैसेज जो आप देना चाहें अपने को एक्टर्स को? बहुत इसका असर बहुत पड़ा नाज़रीन, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के जो भी हमारे स्ट्रगलर थे, जी। क्योंकि हमारे पास कॉल्स आएँगी बहुत ज़्यादा, नाम हम नहीं लेना चाहते, जी। मदद के जी। लिए हमारे पास फ़ोन आए हैं। तो मतलब लोग जो महीने में 2-4 दिन काम किया करते थे, जिनका घर का किराया निकलता था, वो सब परेशान हो गए, काफ़ी टाइम तक काम बंद रहा, बहुत परेशान रहे। और ना सिर्फ़ इंडस्ट्री, मैं तो कहता हूँ कि सभी लोगों पर इसका असर पड़ा है। जी। चाहे वो बिज़नेस करने वाले हों या इंडस्ट्री के लोग हों। यहाँ पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्रगलर हैं, वो सब्र का दामन इख्तियार करें और कोशिश करें और दुआ करें मालिक से कि जो मुसीबत, ये जो वबा है, जल्द से जल्द ये नेस्तनाबूद हो जाए, ख़त्म हो जाए, जिससे कि फिर से माहौल खुशगवार हो, जी। लोग अच्छे से काम करें। बिल्कुल, काम बहुत ज़रूरी है, और काम के साथ साथ जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है, जब आपको लोग पसंद करते हैं, और जब बात अवार्ड तक पहुंच जाती है, और जब आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, वो मूवमेंट कैसा था? उस वक्त आपने क्या फील किया? आपने सबसे ज़्यादा ऐसा किसके लिए आपके दिल में शुक्रिया का जो फील है वो आप लेकर आए कि अगर वो मुझे नहीं बढ़ाता तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता? इसमें देखिए, कोई शक नहीं कि हर किसी के माँ-बाप का रोल ज़िंदगी में अहम होता है। कोई शक नहीं कि पहला सजदा शुक्र का ऊपर वाले के लिए होता है। लेकिन अगर कोई भाई आपका या आपकी बहनें आपको सपोर्ट करती हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और ये मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ इसलिए, क्योंकि एक ये मैसेज है, ये एक पैगाम है कि अगर बहनें भी चाहें तो अपने भाइयों को मुकाम तक, एक आला मुकाम तक पहुँचा सकती हैं। जी। एक बड़ा भाई भी बाप के समान रहकर अपने भाई को बुलंदी पर पहुँचा सकता है। तो इसमें बड़े भाई अदील ज़ैदी और मेरी बड़ी बहन फ़रा फ़ातिमा, हिना फ़ातिमा, निशात फ़ातिमा, ये बहनें थीं। इन्होंने, क्योंकि बचपन में जब माँ गुज़र गई, तो जी। इन्होंने हमारा लालन-पालन किया, पढ़ाया-लिखाया और हमेशा एप्रिशिएट किया, दुआएँ करी, मन्नतें माँगी। तो मैं सर झुकाकर ये इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे जी। बड़े भाई अदील ज़ैदी और मेरी बहनों का ये योगदान रहा है, जो आज दादा साहब फाल्के तक आइकन अवार्ड हमें मिला है। जी। अब जब, क्योंकि आप मुंबई में हैं, काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जब आप रामपुर जाते हैं, अब वहाँ आपको लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि बचपन की बात अलग है, आपने इस इंडस्ट्री में आने के पहले जो वक्त वहाँ पर बिताया, जब आप क्रिकेट खेलते थे उस वक्त की बात, और अब का नज़रिया कितना अलग-अलग महसूस करते हैं? वहाँ जाकर तो अब, मतलब ये समझ लीजिए कि घर पर जब पता चल जाता है कि हम रामपुर आ गए हैं, तो
हर दिन कोई ना कोई दरवाजे पर दस्तक देता रहता है कि टिल्लू भैया की दीदार करने, टिल्लू भैया से मिलना है। तो सभी भाभी हों हमारी, चाहे जी। हमारे घर वाले हों, सभी बड़ा खुश होते हैं और मैं सभी से वैसे ही मिलता हूँ जैसे मिला करता था, हुँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रामपुर मेरा शहर नहीं है, वो मेरा परिवार है, वो सब मेरे लोग हैं, जिनके बीच में रहकर मैं आगे निकला हूँ। हुँ, तो हुँ। हमेशा रामपुर जाकर मैं वैसे ही सलीम बनता हूँ, वैसे ही सबसे मुलाकात करता हूँ जैसा करना चाहिए। हुँ, बहुत हुँ। खूबसूरत माहौल होता है, बहुत दुआएँ मिलती हैं लोगों को। यानी आप भी इस बात पर बिलीव करते हैं कि आप कितने भी बड़े हो जाएँ लेकिन ज़मीन से जुड़े रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है और यही बात आपको बड़ा बनाती है? बिल्कुल, ऐ आसमाँ तू जो इतनी बुलंदी पे इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। तो ज़मीं पे रहिए, जी। ज़मीं पर रहकर ही आपको मज़ा आएगा, हुँ, क्योंकि हुँ। जितनी बड़ी इमारत हो, उतनी ही खतरे में रहती है। जी। इसलिए ज़मीं पे रहो और 2 गज़ की ज़मीन ही आपकी असली प्रॉपर्टी होगी। हुँ, हुँ। अच्छा, आप अपने को-एक्टर्स की अगर हम बात करें, आपके जो साथ रहते हैं हमेशा, जिनके ज़रिए आप कभी तिवारी जी को, कभी विभूति जी को घेरते हैं, आप कभी भाभी माँ के साथ दिखते हैं, टीका मलखान के साथ आपकी जो ट्यूनिंग दिखती है सीरियल में, उस ट्यूनिंग को लेकर हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएँ? बहुत अच्छा माहौल रहता है और टीका मलखान, टिल्लू जो 3 बहुत बड़ी चिरांदें हैं मॉडर्न कॉलोनी की, ये पर्दे के सामने भी और पर्दे के पीछे भी आपस में ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं। हम जी। साथ ही शेयर करते हैं अपना वक़्त और जितने आसिफ़ भाई हैं या फिर रोहिताश गौड़ जो तिवारी का रोल करते हैं, ये दोनों एक बड़े भाई का रोल अदा करते हैं। हमेशा प्यार-मोहब्बत का माहौल बना रहता है। सानंद भाई हों जो सक्सेना का किरदार करते हों या फिर योगेश त्रिपाठी जो अप्पू बनते हैं, जी। सभी एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मिलकर रहते हैं। भाभियाँ हमारी बहुत प्यारी हैं। हुँ। डायरेक्टर बहुत प्यारे हैं, चाहे जी। वो राजन बागदरे सर हों या शशांक बाली सर, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। यहाँ तक कि देखिए, हमारे डीओपी जो हैं सीरियल राजा में सर, वो भी भाभी बहुत तो अच्छे हमने हैं। देखा 2 भाभियाँ हैं जो आमने-सामने के घर में रहती हैं। लेकिन अगर हम ख़ास तौर से बात करें तिवारी जी की वाइफ़ की, वो किरदार बार-बार बदला, कई बार न्यूज़ में भी रहा, हेडलाइंस में भी रहा। अब एक नई भाभी हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, किरदार वही है, लेकिन अगर हम बात करें चेहरा बदल गया है। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नेहा जी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बहुत ही प्यारी हैं। बहुत अच्छे से मिलती हैं, मेरी पहले उनसे मुलाकात हो चुकी है, मैं आई कम इन मैडम सीरियल उन्होंने जी, किया था जी, जो बहुत बिल्कुल। हिट रहा था। हुँ। तो बहुत अच्छा माहौल है और वो हमसे भी कहती हैं कि जो भी कुछ हो बताया करो, क्योंकि देखिए 5-6 साल सौम्या टंडन जी करके गई हैं, हुँ, तो हुँ। उनकी जगह पर आना और दोनों दिलों में जगह बनाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हुँ, ये हुँ। बहुत बड़ा टास्क है कि किस तरह से अपनी जगह बनाई जाए। हुँ, हुँ। तो वो बहुत शिद्दत से काम करती हैं, मेहनत से काम करती हैं। अगर हमारे लायक कुछ भी होता है कि सलीम कुछ बताओ कैसे टिल्लू का और भाभी का कैसे रहता था, मिलकर कैसे डायलॉग डिलीवरी करते जी, थे, तो जी। हम एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा है। यानी कि एक दूसरे की मदद के साथ जो है चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, फिर चाहे वो टीवी की हम बात करें, फ़िल्म की हम बात करें या असल ज़िंदगी की हम बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने। मिलकर ही चलने में कामयाबी है, हुँ। ज़मीं पर रहकर ही चलने में कामयाबी है और चाहे वो शो हो, चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो हमसफ़र हो, कोई सा भी रिश्ता हो, वहाँ पर तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। बिना तालमेल के सारा निज़ाम बिगड़ जाता है। हुँ, हुँ। कोई और ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें ताकि लोग आपसे भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और अपनी ज़िंदगी में अगर वो भी इस तरह की कामयाबी चाहते हैं, तो आपको फ़ॉलो कर सकें? बस यहाँ पर नाज़रीन आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। इसको समझिए, ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है। अपने बारे में ना सोचकर औरों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि खाने में मज़ा नहीं, खिलाने में मज़ा है, दूसरों की खिदमत करने में मज़ा है और जब मालिक तुम्हें नवाज़ दे, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त से माला-माल कर दे, तो दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाओ, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएँगे। बहुत तो खूबसूरत हमेशा कहा। ज़मीं पर रहिए, एक-दूसरे की मदद करते रहिए, जिस लायक भी मालिक ने बनाया है। ये नहीं कि दौलत, शोहरत आप अपने पेट भरते जा रहे हैं, अपनी जी। जेबें भरते जा रहे हैं, कुछ नहीं रहने का है, सब यहीं रह जाएगा, ज़मीं में हमें जाना है। तो प्यार मोहब्बत से चलिए, मेहनत पे यकीन करिए, ऊपर वाले पे यकीन करिए, माँ-बाप की खिदमत करिए और मंज़िल को टारगेट बनाइए, फिर देखिए आपको कामयाबी कैसे मिलती है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है सलीम साहब और ये वक्त हमें देने के लिए और इतनी अच्छी और ख़ास बातें हमसे करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे भी इससे। अब ये बात अलग है कि घुइयाँ की खीर वाली डिश भी वो ट्राई करते हैं या नहीं करते हैं, तो इंतज़ार रहेगा। अगर आप भी इसे बनाएँ तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि रेसिपी कैसी थी। बहरहाल दर्शक तो देख ही रहे हैं और आपको सुनने में बहुत मज़ा आया, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। बहुत-बहुत शुक्रिया।
आखिर में यही कहना चाहूंगा मैं, मुझे भी बता दियो कोई अगर घुइयां की खीर बना रही है, टिल्लू भी इंतजार कर रही है, अगर बनाए तो सलीम जैदी को सोशल मीडिया पे ढूंढ के जरूर बताइयो कि घुइयां की खीर बनती कैसे, वरना चलिए गुर्दे देखते हैं छील कितने लूंगा। दर्शक रेसिपी शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो बिग टॉक में हमने बात की सलीम जैदी यानी सबके चहेते टिल्लू से। आगे भी दूसरे किरदारों से हम बातचीत करेंगे, रूबरू कराएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।